हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी फीड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का हमारा अगला टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो इस सीरीज में हम 2011 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 2 से 3 पार्ट में होने वाला है टॉपिक नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। फर्स्ट पॉइंट इज powers of the municipalities are given in part 9A of the constitution. Second, emergency provisions are given in part 18th of the constitution. And third is provisions of the related to the amendments are given in the part 20th of the constitution. तो अगर हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, तो दिस इज वेरी मच करेक्ट। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये हमारा आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसमें हमारे आर्टिकल 243 ई से लेके 243 जेड जी तक, ये सब आर्टिकल्स हमारे 9th A पार्ट में गिवन है। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट। लेट्स चेंज द कलर। ओके, दिस वन इज करेक्ट। सो कमिंग टू द सेकंड, emergency provisions are given in part 18th of the constitution. Yes, again this is correct. And third is also correct. The provisions related to amendment of constitution are given in the part 20th. So option D is correct. That is 1, 2 and 3. Okay. So coming to the next question, question number 2. Which one of the following statement is correct as per the constitution of India? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। फर्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स is state subject under state list. B. Interstate migration is a state subject under state list. C. Interstate quarantine is a union subject under union list. D. Corporation tax is a state subject under state list. तो देखो, जो भी इंटरस्टेट वाली चीज़ें हैं, तो दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में रहेंगी, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एंड कॉरपोरेशन टैक्स भी हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है। सो ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन सी, कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। और अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, तो हमारा जो आर्टिकल 246 है, इसके तहत 7th शेड्यूल है हमारे पास। 7th शेड्यूल के अंदर हमारे पास 3 लिस्ट हैं। हमारे पास जो लिस्ट है, दे आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी? तो देखो, जो राइट टू प्राइवेसी है, ये हमारा KS पुट्टास्वामी केस में मेंशन हुआ था, जिसमें बोला गया था कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट है, तो ये किसी आर्टिकल के अंडर आया भी होगा, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है हमारा? राइट टू लाइफ।
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। As per Article 368 of Constitution of India, the Parliament can amend the provisions of the Constitution by way of 1. Addition, B. Variation, C. Third, repeal. Select the correct answer using the given code below. A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 only, D. 1, 2 and 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो उसमें ये तीनों ही पॉइंट्स मेंशन है। ये हमारा मेंशन है आर्टिकल 368 सब क्लोज 1, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? तो देखो, ए पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बी द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, डी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अगर हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो ये हमारा आता है नेचुरल जस्टिस से। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे अप्लाई होता है, जिसके थ्रू फेयर लॉ अप्लाई होता है। तो क्या है कि हम इसमें ये चेक करते हैं, पहले हमारे पास होता था द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें क्या था कि हम इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स चेक नहीं करते थे, तो उसकी वजह से इशू आता था। तो इसलिए हम लेके आए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल जस्टिस को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी में कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो ये भी अल्टीमेटली नेचुरल जस्टिस ही इंप्लीमेंट करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following statements best reflect the chief purpose of the constitution of a country? हमें बताना है चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ए, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। लॉज बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बी, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट की जो पावर है उनको लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। डी, इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करते हैं चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा एम होता है इम्प्लीमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, और इसका मेन पर्पस है टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बाकी ऑब्जेक्टिव्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। दिस इज द चीफ पर्पस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statements. 1. According to Constitution of India, central government has a duty to protect states from internal disturbances. The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to the person being held for preventive detention. Third, according to the Prevention of Terrorism Act 2002, the confession of the accused before the police cannot be used as evidence. तो हमें बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3 एंड ऑप्शन डी नन। तो अगर हम इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो ये गलत है। कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम
internal disturbances. So yes, this is very much correct. This comes under the article 355 of Indian Constitution. जो पॉइंट नंबर 2 है ये हमारा मेंशन है 22 में, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा था कि कुछ इंस्टीट्यूट बोल रहे थे कि यहाँ पे 2 ओनली इज करेक्ट एंड कुछ बोल रहे थे ओनली 1 इज करेक्ट। तो इसके ऊपर डाउट था, बट जब यूपीएससी की आंसर की आई, दे मेंशन दैट यस इट इज करेक्ट एंड द आंसर इज ओनली 2. Okay, so coming to the next question, question number 8. If a particular area is brought under 5th schedule of Constitution of India, which one of the following statements best reflect the consequence of it? A. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. B. This would create a local self-governing body in that area. C. This would convert that area into a union territory. D. The state having such area would be declared a special category state. तो इसका आंसर आ जाता है A. The best reflect, and this is the main purpose of creating that. जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लैंड है उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन आ पाए. तो हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ violates right to equality, DPSP, right to freedom and the concept of welfare. यहाँ पे हमारा आंसर है DPSP and the article is article number 39. So coming to the next question. Question number 10. What is the position of right to property in India? तो हम सभी को पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये एक फंडामेंटल राइट होता था, बट बाद में इस राइट को एज ए फंडामेंटल राइट हटा दिया और इसे एक लीगल राइट बना दिया. लीगल राइट कैसे बनाया? इसको आर्टिकल 300A जो कि फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है, तो वहाँ पे मेंशन कर दिया बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फंडामेंटल राइट. तो वहाँ जाने के बाद ये हमारा एक लीगल राइट बचता है. तो ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड डी तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, और हाँ ये अवेलेबल है टू एनी पर्सन. वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, तो इसलिए ये हो जाता है हमारा बी इज करेक्ट. Okay, so coming to the next question. Right to privacy is protected under which article of Constitution of India? Article 15, 19, 21, 29. ये शायद हमें पता ही है, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है. क्वेश्चन नंबर, लेट्स कम देयर, या क्वेश्चन नंबर 3. राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ में आता है कि एस पुट्टास्वामी केस था, इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला था. Okay, so coming to the next question, question number 12. With reference to India, consider the following statements. 1. There is only one citizenship and one domicile. 2. A citizen by birth only can become the head of state. Third, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास सिटीजनशिप लेने के अलग अलग प्रोसेस हैं, जिनमें से मेन 2 होते हैं, नेचुरलाइजेशन एंड बर्थ. तो इंडिया में दोनों ही अलाउड हैं टू बिकम हेड ऑफ स्टेट, चाहे आपने सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से ली हो या फिर बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिली हो. तो लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता. यूएस में होता है ओनली बाय बर्थ ही वो बन सकते हैं. तो इंडिया के केस में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है.
A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of under any circumstances. ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर फ्रॉड का केस हो या फिर उन्होंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो, सिटीजनशिप ऑफ डिफरेंट कंट्री, या ऐसे और कोई केस है, तो हम उनकी सिटीजनशिप वापस ले सकते हैं। वी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड द वन, वैसे तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। वैसे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है और एक ही डोमिसाइल होता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? देखो, जो स्टेट होती है उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? वन इज पीपल, सेकंड वन इज गवर्नमेंट, थर्ड वन इज टेरिटरी, एंड द फोर्थ वन इज सोवरेनिटी। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है पीपल को। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी, ये हमारा टेरिटरी वाला पॉइंट आ गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, इट मीन सोवरेनिटी, एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ये आ गया गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट। हमें पॉइंट्स याद रखने होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को, इसी पॉइंट को अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर? तो अगर हम बात करते हैं फेडरल कैरेक्टर की, तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज इट शुड बी, there should be written constitution. Another is there should be division of power between center and state. नेक्स्ट यहाँ पे आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे आर्टिकल्स जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करें, वो रिजिड होने चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो। एंड द लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर। सो कमिंग टू द, ओके, सो हियर आंसर कम्स आउट टू बी ए, independent judiciary. So coming to the last question, which we would be covering now, and other questions we will be taking in the next session. It is, consider the following statements. Right to the city is an agreed human right, and UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Second, right to the city gives every occupant of the city right to reclaim public spaces and public participation in the city
Okay, this one is correct. Option 3, right to the city means the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. This is also correct. So the first one, it is not agreed human right. It's not agreed. So this one is incorrect. So the option comes out to be D, 2 and 3. Okay, so as we have completed these questions, so thank you for your patience and congratulations, you have covered these many questions. तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो आपको जो पीपीटीज़ हैं वो यहाँ से भी मिल जाएंगी और पीपीटीज़ हम कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन या फिर आप यहाँ इस ग्रुप से भी ले सकते हो। ठीक है, आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एज वेल। कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम क्या इम्प्रूव करें। और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो यस, व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम इट, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अगेन।